उसमें पाए जाते हैं और जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो इन सभी जो भूतापीय ऊर्जा के स्रोत जो है इसके अन्वेषण एक्सप्लोरेशन कैसे करते हैं भूभौतिकी से। और आप देखिए भूभौतिकी के कई तरीके हैं, लेकिन एक तरीका है जैसे ये यहाँ पर कई जगह ड्रिल होल बनाकर उसमें तापमान का मेजरमेंट करके, मापन करके, कंटूरिंग करके, ये टेम्परेचर वर्सेस डेप्थ, तापमान वर्सेस गहराई का प्लॉट्स है, तो इससे पता चलता है। फिर जो भूभौतिकी के कई और तरीके हैं जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स, मैग्नेटोटेलरिक, सो पृथ्वी के जो चुंबकीय फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये दोनों के वेरिएशंस जो परिवर्तन हो रहे हैं समय के साथ, उसको मेजर करते हुए उस डेटा से भी हम इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कहाँ पर सतह के नीचे, किलोमीटर्स नीचे, कहाँ पर रेजिस्टिविटी जोन्स है, हाईली रेजिस्टिव जोन्स है, कंडक्टिव जोन्स है, हीट कंडक्टिव जोन्स है, हीट रेजिस्टिव जोन्स है, वो हम पता कर सकते हैं। ततापानी छत्तीसगढ़ में भी है, तो वहाँ भी बहुत सारे भूभौतिकी के जो मेथड्स हैं उनसे हम काफ़ी जानकारी हमने प्राप्त किया है और काम अभी भी चल रहा है। तो इसमें कई चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि जो जियोथर्मल भूतापीय जो रिजर्वायर है वो कैसा है, कहाँ है, कितने डेप्थ पे है, कितने गहराई पे है, उसका एक्सटेंट क्या है, उसका जो क्या बोलते हैं एक्सटेंट, विस्तार, हाँ, वो कितना है, कितना विस्तार है उसका, कितने वो सब चीज़ें जो है वो भूभौतिकी के बिना आपको पता होगा ही नहीं। भूभौतिकी का इतना महत्वपूर्ण उसका योगदान है इसमें। कितना परमिएबल है, पारगम्य कितना है उसमें, पोरोसिटी कितना है, पत्थरों में कितना खाली स्थान है, पोर स्पेसेस है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है इन सभी शोध कार्यों में। और फिर अगर पानी का स्रोत जो है, इन सारे गर्म झरने जो इंडिया में, भारत में पाए जाते हैं, इनका स्रोत जो है मीटियोरिक वाटर है। ये ऑक्सीजन आइसोटोप स्टडीज़ से आप यहाँ भी करते होंगे, उससे आप पता कर सकते हैं कि स्रोत है क्या। ये आपका बरसात वाला पानी है या बहुत पुराना जमीन के अंदर आंतरिक वो वाला पानी है। सो ये सब चीज़ें जो है आप बहुत आसानी से आज के दिन में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और नीचे टेम्परेचर कितना है, आपको ऊपर में पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस में दिख रहा होगा, लेकिन आप अगर टरबाइन लगाएंगे वहाँ पर तो कितने दिन तक वो चलेगा, वो जो ताप का ऊर्जा है, वो ताप का जो स्रोत है नीचे, वो कितने दिन तक आपका टरबाइन को चलाते रहेगा। ऐसा तो ना हो कि आप टरबाइन चला रहे हैं और 6 महीने में जो है वो टेम्परेचर कम होने लगा, है ना, तो उससे फिर आपका उत्पादन होगा नहीं, बंद हो जाएगा। तो ये सारे चीज़ों को प्लांट बैठाने के पहले आपको पता करना है। और इसके लिए भूभौतिकी ही सिर्फ नहीं, जियोकेमिस्ट्री जो भू रसायन का क्षेत्र है और भूगर्भ शास्त्र, जियोलॉजी और बहुत सारे चीज़ों को एक साथ अध्ययन करने की ज़रूरत है, और वो हो रहा है। तो इसमें सबसे बड़ी बाधाएं क्या है? हम आज भारत में हम भूतापीय ऊर्जा से बिजली हम पैदा नहीं कर रहे हैं, नहीं कर पाए हैं। काफ़ी कोशिशें हुई हैं, लेकिन कुछ गैप एरियाज है नॉलेज में, हमारे जानकारी में कुछ महत्वपूर्ण गैप्स हैं, और वो गैप्स को हमें भरना पड़ेगा। तो ये एक अपॉर्चुनिटी, आइसलैंड में इस तरह का काम करने का जरूरत नहीं है। वहाँ जहाँ भी आप खोदिए, वहाँ खोद कर भी आपको मिल जाएंगे भूतापीय ऊर्जा। लेकिन भारत में ये एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आपको
इसको खोज करना है और नए नए इसके लिए तरीके, टेक्निक्स, जियोफिजिकल टेक्निक्स, भूभौतिकी टेक्निक्स, जियोकेमिकल टेक्निक्स, ये सारे लगाने की ज़रूरत है और नए रिसर्च, नए शोध की ज़रूरत है, ताकि भारत का जो इलेक्ट्रिसिटी मिक्स है उसमें जियोथर्मल को कोई जगह मिल पाए। अगर मिलता है तो क्या फायदा होगा? मान लीजिए पहाड़ी इलाका है, लद्दाख, कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट में जो है वहाँ पर है, जहाँ हमारे सैनिक, मिलिट्री साल भर वहाँ लड़ रहे हैं, वहाँ जो उनका दैनिक जीवन व्यापन करने के लिए जो ऊर्जा की जरूरत है वो कैसे मिल रहा है आपको मालूम है? डीजल से। जो डीजल हमारे इन इलाकों से, दिल्ली से ऊपर पहाड़ों तक लिया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है और उससे चल रहा है सारा ऊर्जा का जो जितनी जरूरत है उनको, सारा उससे चल रहा है। तो उन इलाकों में अगर इस तरह के छोटा भी भूतापीय ऊर्जा मिलता है और उसको हम उपयोग में ला सकते हैं तो हम थोड़ा बिजली भी उत्पादन कर सकते हैं और जो वहाँ हट्स है, घर हैं, छोटी छोटी इमारतें हैं, छोटे छोटे इंडस्ट्रीज है, उनको हम भूतापीय ऊर्जा से उनको भूतापीय स्रोत से हम उनको ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं। तो उन क्षेत्रों में आप सोचिए कि कितना महत्वपूर्ण है। पुणे में बैठकर आपको वो पता नहीं चलेगा, लेकिन वहाँ पर जहाँ ऊर्जा है नहीं, वहाँ पर उनको अगर इस तरह का ऊर्जा मिले तो आप सोचिए कि कितना महत्वपूर्ण होगा उनके जीवन के लिए और हमारे देश के स्ट्रेटेजिक फ्रंट पे भी, है ना। तो इसके लिए आज के दिन में बहुत सारे नए तरीके उपलब्ध हैं और आगे भी उपलब्ध होते रहेंगे। एक है डीप ड्रिलिंग। बहुत सारे क्षेत्रों में हम आगे क्यों नहीं बढ़ पाए हैं? क्योंकि हमको नीचे गहराइयों में जो स्थिति है उसकी जानकारी पूरा नहीं है। तो कैसे मिलेगा? ड्रिलिंग एक तरीका है। जैसे हम हमारे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में बोरोल जियोफिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी जो हमारा कराड़ में है लेबोरेटरी, वहाँ हम लोग साइंटिफिक ड्रिलिंग करते हैं। तो उसमें ड्रिलिंग तो एक टूल है, क्या किस लिए? नीचे तक पहुँचने के लिए। लेकिन वहाँ पहुँच गए तो वहाँ पर हम कई तरह के भूभौतिकी, भू रासायनिक मेजरमेंट्स, मापन करते हैं, जिससे हमें ये सब चीज़ों की जानकारी ज़्यादा मिलती है। सो स्ट्रक्चरल डेटा, चट्टानों का डेटा, तापमान, फिजिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ जो है, स्ट्रेस कितना है, केमिस्ट्री फ्लूइड्स का, तो ये सारे चीज़ें जो है आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास उस तरह के डीप ड्रिल होल्स हो। और उसमें आप अगर जियोफिजिकल भूभौतिकीय मेजरमेंट्स करते हैं, जैसे ये हमने कोयना में 3 किलोमीटर तक गहरा बोरहोल किया, जिसकी बात हंस प्रताप जी ने जिक्र किया, उसमें जो है आप देखिए जियोफिजिकल भूभौतिकी जो डिफरेंट पैरामीटर्स है, वो सारे पैरामीटर्स को हम डिटेल में हम मापन किए 3 किलोमीटर तक। इमेज भी उसके कई तरीकों से, उसके जो बोरहोल के अंदर का जो इमेज है, सिर्फ कैमरा नहीं, ये काफ़ी हाई रिजोल्यूशन इमेजेस है, वो इमेज से भी हम काफ़ी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सो फ्रैक्चर, पानी आएगा कहाँ से? आपको फ्रैक्चर होना जरूरी है। गर्म पानी आएगा कहाँ से? गर्म पानी नीचे हो भी तो फ्रैक्चर चाहिए, फ्रैक्चर की कनेक्टिविटी चाहिए, है ना। तो इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत डिटेल्ड, बहुत विस्तृत जानकारी हमें इस तरह के अध्ययनों से मिल सकता है। ईजीएस के बारे में मैंने बोल दिया और टेक्नोलॉजी के बारे में भी मैंने थोड़ा बहुत कहा। अब एक दो चीज़ मैं ऊष्मा के प्रत्यक्ष उपयोग के बारे में कहना चाहता हूँ।
अब आप देखिए इसमें स्पेस हीटिंग, इसके बारे में मैंने कहा ऑलरेडी, लेकिन आप देखिए टूरिस्ट स्पॉट्स में स्पास वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप कुछ देशों में जाएंगे, वहाँ पर स्पा में जाने के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं, और इसके काफ़ी मेडिसिनल वैल्यू भी है। ग्रीन हाउस कल्टिवेशन, ग्रीन हाउस आप यहाँ से महाबलेश्वर की तरफ आप जाते रहिए, आपको ग्रीन हाउस दिखते रहेगा। ग्रीन हाउस के फ़ायदे आपको मालूम है बहुत अच्छी तरह से। आप साल भर जो है एक टेम्परेचर में आप कुछ उत्पादन कर सकते हैं, मशरूम कल्टीवेशन कर सकते हैं, स्ट्रॉबेरी यहाँ आप देखते हैं, लेकिन मशरूम कल्टीवेशन कर सकते हैं आप। इस तरह के जो हीट है उसको यूज़ करके आप छोटे छोटे इंडस्ट्रीज बैठा सकते हैं, बोराक्स एक्सट्रैक्शन, ये सारे चीज़ कर सकते हैं आप। लिथियम निकालना, रुबिडियम, ये सारी चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह के काफ़ी यूजेस, काफ़ी जो है प्रत्यक्ष उपयोग भी भूतापीय ऊर्जा से हम कर सकते हैं, जिसको लेकर भारत में काफ़ी काम अभी हुआ नहीं है। इसको हमें बढ़ाना है। हमारे यहाँ कुछ बहुत सारे जगह पे गर्म पानी जहाँ पर होते हैं वहाँ पर कुंड बन गए हैं, मंदिर बन गए हैं। अब वहाँ पर आप जाकर कुछ कर ही नहीं पाएंगे। ये भी एक सोशल समस्या है जो आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, ताकि आगे हम लोग मिलकर सोच सकते हैं कि हम कैसे इन कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं। लेकिन अब ये फेथ की बात होती है, रिलीजन की बात होती है, तो लोग जो है वहाँ मंदिर में आते हैं और गर्म पानी में नहाते हैं, सोचते हैं कि एकदम मतलब हाँ, तो अब उसको आप तुरंत हटा भी नहीं सकते हैं। सो कई तरह की चीज़ें जो है दिमाग में रखना पड़ेगा। लेकिन मैं आज ये आप लोगों को आपके समक्ष रखना चाह रहा हूँ कि भूतापीय ऊर्जा, जिसके बारे में हमें जानकारी बहुत ज़्यादा नहीं है, वो भी हमारे देश के लिए काफ़ी मूल्यवान हो सकता है। ये है हीटिंग और कूलिंग टेक्नोलॉजी, जो मैंने शुरू में जिक्र किया। बिल्डिंग को जैसे आप हीटिंग कर सकते हैं, उस तरह से आप कूलिंग भी कर सकते हैं। अब मैं ऑस्ट्रेलिया में जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उसका जो ऑस्ट्रेलियन काउंटर पार्ट है वो है जियो साइंस ऑस्ट्रेलिया, कैनबेरा में है। वहाँ आप जाएंगे तो वो पूरा बड़ा कॉम्प्लेक्स जो है, उसके सामने जो मैदान है उस पर इस तरह के जियोथर्मल हीट पंप लगे हुए हैं, और वो सारा इमारत जो है, कॉम्प्लेक्स जो है, उसके 70% एयर कंडीशनिंग, ठंडा जो कर रहा है वो इसी ताप से हो रहा है। तो जीवाश्म ईंधन जो है, फॉसिल फ्यूल्स, 70% कट कर चुका है। बहुत सारे बड़े बड़े मॉल, बहुत जगह यूरोप, अमेरिका में, चाइना में आजकल इसी टेक्निक से उसको ठंडा किया जा रहा है, एयर कंडीशनिंग किया जा रहा है। तो ये थे, और पहाड़ी क्षेत्रों के बारे में भी मैंने बताया आपको कि पहाड़ी क्षेत्र में और भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर जो इकोसिस्टम है वो बहुत नाजुक है, फ्रेजाइल है। आपको मालूम है आज के कई घटनाएं जो हो रही हैं, तो आप ये दर्शाता है कि वहाँ का जो इकोसिस्टम है वो काफ़ी फ्रेजाइल है, नाजुक है। तो उसमें इस तरह के नवीकरणीय ऊर्जा जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हमें अभी इसमें मैंने बोला कि ये शोध के लिए नए अपॉर्चुनिटीज़ है, हमें नंबर्स चाहिए, कितना हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसके जो रियलिस्टिक आकलन वो हमारे पास आज नहीं है, जिसके लिए हमें और सर्वेज करने हैं, स्टडीज़ करने हैं। और ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी एरिया है, जिसमें रिसोर्स एक्सप्लोरेशन, संसाधन का अन्वेषण, ड्रिलिंग, परीक्षण, रिजर्वायर सिमुलेशन, रिजर्वायर विकास, डेवलपमेंट, पावर जनरेशन, उसमें भूवैज्ञानिक, भू रासायनिक, भूभौतिकीय, भूतापीय, भूतकनीकीय इनपुट्स की ज़रूरत है, और इंजीनियरिंग की इनपुट्स की ज़रूरत है। तो ये एक पूरा का पूरा एक अर्थ सिस्टम साइंस जो है, वो पृथ्वी विज्ञान प्रणाली जो है यहाँ काम आती है। तो इन सब शब्दों के साथ मैं हमारे इस व्याख्यान के अंत में आता हूँ। यहाँ पर हमें अब क्या करने चाहिए? भूतापीय रिजर्वायर का मॉडल बनाना चाहिए, ऊर्जा क्षमता का आकलन, ताप के स्रोत और स्थिरता में निवेशकों का
निवेशकों का विश्वास बढ़ाना, निवेशक जो है, इन्वेस्टर्स जो है इस क्षेत्र में आएंगे कैसे? अगर उनको मालूम चले कि इतना पोटेंशियल है, इतना इसके क्षमता है, प्रोड्यूस कर उत्पादन क्षमता इतना है भूतापीय ऊर्जा का, तो वो जरूर आएंगे। लेकिन वो नंबर जो है हमें उनको देना है, ये वैज्ञानिकों का काम है। तो इस तरह के कई चीज़ें हैं। मैन पावर ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत है। जियोथर्मल एनर्जी पॉलिसी, नेशनल जियोथर्मल, नेशनल राष्ट्रीय भूतापीय ऊर्जा नीति की ज़रूरत है। और फिर कुछ जो संसाधन जो है, जैसे तेल जो है, तेल है राष्ट्रीय संसाधन माना जाता है इसको, लेकिन जियोथर्मल के बारे में, भूतापीय के बारे में अभी तक वो क्लैरिटी नहीं है कि वो स्टेट का है संसाधन या राष्ट्र का है। तो इन सभी चीज़ों पे पॉलिसी की ज़रूरत है। तो हमारा अंत में मैं ये बोलना चाहता हूँ कि भारत में जो है मध्यम से निम्न एंथैल्पी वाले गर्म पानी के झरने भारत में ज्ञात भूतापीय ऊर्जा संसाधनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारे यहाँ पर उस तरह के मैग्नेटिक सोर्स नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ नहीं कर सकते। प्रथम श्रेणी भूतापीय मॉडल में आज अवेलेबल है, लेकिन हमें और अच्छे मॉडल्स बनाने की ज़रूरत है। जैसे आप यहाँ पर मॉडल्स जो है, कई तरह के मॉडल्स जो है आप लोग आगे बढ़ाते रहते हैं, नए नए मॉडल्स निकालते रहते हैं, वो इसमें भी वैसे ही ज़रूरत है। विद्युत ऊर्जा उत्पादन और प्रत्यक्ष ऊर्जा उपयोग दोनों के लिए भूतापीय ऊर्जा क्षमता का पुनर्मूल्यांकन करना, अनुसंधान युक्त प्रदर्शन संयंत्र का भविष्य में प्रयोग करना चाहिए। मध्यम से निम्न एंथैल्पी संसाधनों की शक्ति का दोहन करने के लिए अधिक कुशल टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकियों की आवश्यकता है और स्थानीय जलवायु परिस्थितियों के अनुरूप मौजूदा प्रौद्योगिकियों को संशोधित करके भवनों, इमारतों में भूतापीय शीतलन में क्षमताओं को विकसित करने का अच्छा अपॉर्चुनिटी है हमारे पास। तो अगर हम व्याख्यान का सार, मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है लेकिन आप पढ़ सकते हैं। भविष्य में हमें ऐसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। मैं तो आज सिर्फ भूतापीय एक नवीकरणीय ऊर्जा की बात कही, ये सामना करना पड़ेगा जो भूभौतिकी से संबंधित होंगी। बढ़ती जनसंख्या, संसाधनों की कमी और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के बीच भूभौतिकी हमारे लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेगी। हमें इस विज्ञान को और अधिक गहराई से समझने की आवश्यकता है ताकि इसके माध्यम से हम मानव जाति के भविष्य को सुरक्षित और संवर्धित कर सके। दोनों महत्वपूर्ण है। आज हम जिस धरती पर खड़े हैं वो हमें ये सिखा रही है कि अगर हम उसके संकेतों को समझे, और कई संकेत आप देख रहे हैं, एक्सट्रीम इवेंट्स जो आपके एक बहुत ही चहेते विषय है आपके लिए इस संस्थान में, तो ये सब संकेत है। तो अगर हम उसके संकेतों को समझे और उसका सम्मान करें तो यह हमें सदियों तक पोषित करती रहेगी। अन्यथा वह दिन दूर नहीं है कि अत्यधिक दोहन और यूटिलाइजेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन करते करते मानव जीवन का अस्तित्व ही समाप्त हो जाए। इन शब्दों के साथ मैं यहाँ इस व्याख्यान को कंक्लूड करता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने काफ़ी धैर्य से इस व्याख्यान को सुना और इसमें पार्टिसिपेट किया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं तो टुकड़ों में सुन पाया हूँ, तो जिन्होंने एक रस से सुना है तो मैं चाहूँगा कि अगर कोई प्रश्न या कोई जिज्ञासा हो तो आप सर से पूछ सकते हैं। हाथ उठा दीजिएगा। सर मतलब इंडिया का फ्यूचर इसमें क्या है? मतलब इंडिया में आपने जो बोला कि 2-3 हॉट स्प्रिंग को छोड़कर कोई मैग्नेटिक वो भी नहीं है, तो कॉस्ट इफेक्टिव भी बहुत होगा। मतलब अगर हम ड्रिलिंग से जियोथर्मल एनर्जी को, हाँ, तो कॉस्ट इफेक्टिव उसका जो सवाल है उसको आपको किसी चीज़ के रिलेटिव देखना पड़ेगा, है ना। ये कोई एब्सोल्यूट टर्म नहीं है। जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में
दुर्गम क्षेत्रों में जहाँ पर ऊर्जा का स्रोत नहीं है, वहाँ पर ये स्रोत आपको अगर मिलता है और इसको आप काम में लगाते हैं तो आपके लिए तो ये काफ़ी इकोनॉमिक होगा। नहीं तो आप जो प्लेन्स दिल्ली और ये प्लेन से आप ऊर्जा को आप ऊपर गुजरात से आप ऊर्जा को डीजल को आप ऊपर पहाड़ों तक लद्दाख तक ले जाएं, वहाँ जलाएं दिन रात, जो है उसी से आपके लाइट जलेगी, उसी से पानी गर्म होगा, उसी से आप चाय पी सकते हैं, उसी सब कुछ के लिए वही ऊर्जा यूज़ कर लें। तो वो डीजल को आप सोचिए कि कितना महंगा पड़ रहा है, तो उस संदर्भ में तो ये काफ़ी सस्ता होगा, है ना। क्या इंडिया के पास प्रत्यक्ष जो यूजेस है जैसे स्पेस हीटिंग और कूलिंग, अगर आपका ये बिल्डिंग एयर कंडीशनिंग जो चल रहा है अभी, ये मान लीजिए कि भूतापीय ऊर्जा से होता है, और ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये हो सकता है। क्यों हो सकता है मैं बताता हूँ। आप अर्थ सरफेस पे, सतह पे आप अगर तापमान को मेजर करते हैं, मापन करते हैं, तो जनवरी से दिसंबर तक आपको बहुत वेरिएशंस मिलेंगी। लेकिन जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे 30, 40, 50 मीटर नीचे, वहाँ पर एक गहराई ऐसा आएगा जहाँ पर साल भर जो है एक ही तापमान रहता है, कांस्टेंट। ठीक है, अब मान लीजिए आपके गर्मी में आपके यहाँ पर 40 डिग्री 42 डिग्री टेम्परेचर होता है। नीचे मान लीजिए 40 मीटर नीचे या 30 मीटर नीचे, देखना पड़ेगा लेकिन होता है। मान लीजिए कि साल भर टेम्परेचर जो है वहाँ पर 25 डिग्री है, 22 डिग्री है साल भर। तो आप उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं आपके एयर कंडीशनिंग के लिए। टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी है, लेकिन भारतीय क्लाइमेटिक कंडीशन के लिए टेक्नोलॉजी को थोड़ा रिफाइन करना पड़ेगा। लेकिन ये तो बहुत कॉमन